नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई आप कर रहे होंगे। यूपी पीसीएस मेंस का सिलेबस सिलेबस चेंज हुआ है, अपडेट हुआ है, ऑप्शनल पेपर रिमूव हुआ है। ऑप्शनल पेपर्स जो रिमूव हुए हैं उनकी संख्या थी 2। सब्जेक्ट एक ही था, लेकिन एक ही सब्जेक्ट के 2 पेपर होते थे, उनको हटाया गया। और जब ये हट गए तो 2 पेपर ये जोड़े गए यूपी स्पेशल के, 5th पेपर और 6th पेपर जीएस के अंतर्गत। ये कुछ ऐसा नया सिलेबस आपके सामने है, इसी पे मेंस एग्जाम आपको देना है। मेंस एग्जाम ऐसा एग्जाम है जो आपको सिलेक्शन दिलाता है। अगर कोई कहे तो बिल्कुल सही बात है। मेंस एग्जाम के ही मार्क्स से आपके पद का निर्धारण होता है कि कौन सी पोस्ट आप प्राप्त करेंगे, ये भी बिल्कुल सही बात है। प्रीलिम्स एग्जाम केवल एक पड़ाव होता है। प्रीलिम्स पास करने के बाद केवल इतना होता है कि आप मेंस देने लायक हैं। इसके बाद आप देते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू का रोल बहुत कम इसलिए हो गया क्योंकि इसके मार्क्स केवल 100 कर दिए गए हैं। 100 मार्क्स में किसी के ऊपर नीचे भी होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 15-20 नंबर 25 नंबर का अंतर आता है। तो 15-20 नंबर 25 नंबर के अंतर से उतना कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है जितना ये मेंस के मार्क्स जो अब टोटल पेपर है आपके सामने है 8 पेपर। पहले आप इसको सामान्य हिंदी और निबंध को कहा करते थे कंपलसरी पेपर, बाद में जीएस के 2 पेपर होते थे, 2 ऑप्शनल होते थे, फिर वो सब चेंज हो गया। अब तो सारे कंपलसरी है क्योंकि सारे लोगों के लिए एक जैसे ही पेपर है। स्केलिंग का जो दुष्प्रभाव पड़ता था अब वो नहीं पड़ेगा। ये भी कहा जा रहा है कि मीडियम का भी जो अंतर पड़ता था ऑप्शनल पेपर के कारण वो भी नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के अब सारे पेपर सबके लिए हैं और इन समस्त पेपर्स में हिंदी इंग्लिश मीडियम का जो भी अंतर है वो भले हो, नहीं तो अब कोई सब्जेक्ट का अंतर नहीं रह गया है, ये अच्छाई है इसकी। हिंदी और एसए के पेपर्स की बात करें तो 150 मार्क्स के ये पेपर हैं। बाकी जितना भी ये आपके सामने जीएस का पेपर है, ये हर एक पेपर 200 मार्क्स का है। टोटल पेपर की संख्या 6 है, तो टोटल इसमें हो जाते हैं 1200 मार्क्स, 1200 नंबर। 150, 300 ये हो गया। सबके लिए ये भी सेम है, चाहे वो हिंदी मीडियम का कोई व्यक्ति है, इंग्लिश मीडियम का कोई व्यक्ति है, उसको सामान्य हिंदी का पेपर देना है और सामान्य हिंदी का पेपर हिंदी में ही होना है। ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश मीडियम वाला होगा उसके लिए जनरल इंग्लिश का पेपर होगा, ये हिंदी का ही होता है। यूपीएससी में ये पेपर होता है तो वहां पे मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, वहां पे केवल पास करना होता है सामान्य हिंदी, और एक अंग्रेजी का भी पेपर होता है। लेकिन यहाँ पर इसके मार्क्स जुड़ते हैं, तो यहाँ पर अच्छा स्कोर जो कर ले जाता है उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। उसको टोटल मार्क्स में यहाँ पर अगर ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे तो फ़ायदा मिल जाएगा अच्छी पोस्ट प्राप्त करने में। निबंध यूपीएससी में भी मार्क्स जुड़ते हैं, यहाँ पे भी जुड़ते हैं। तो ये 150 नंबर के 2 पेपर ये सबको देने हैं और ये भी सबको देने हैं। तो टोटल ये परीक्षा हो गई 300 नंबर ये और 1200 नंबर ये, 1500 नंबर का आपका मेंस का एग्जाम है। 60% आपको टारगेट करके चलना चाहिए। 60% अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो लगभग तय हो जाता है कि आप एसडीएम बनने जा रहे हैं, डिप्टी एसपी बनने जा रहे हैं। 60% का मतलब हुआ कि 900 नंबर आप प्राप्त करें। कट ऑफ कम ही जाता है, लेकिन टारगेट हमेशा अच्छा रखना चाहिए। और जब आप इसको पास कर ले जाते हैं तो पास करने के बाद इंटरव्यू होता है केवल 100 मार्क्स का। तो टोटल परीक्षा है आपकी 1600 मार्क्स की। इंटरव्यू में हाईएस्ट नंबर 75 भी आपको मिल सकते हैं, लोएस्ट में बहुत नीचे तो नहीं जाता, लेकिन लोगों को 50 भी मिलते हैं, 45 भी मिलते हैं और 40 भी मिल जाते हैं। डिपेंड करता है कैसा आपका गया इंटरव्यू। लेकिन ये पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सामान्य हिंदी से लेके ये पूरा जो आपके 8 पेपर ये टोटल हो जा रहे हैं। पेपर की संख्या 1, 2 और यहाँ पे ये 6 पेपर, तो टोटल ये पेपर हो जा रहे हैं 8, और यही 8 पेपर आपको मेंस एग्जाम में देने होते हैं। तो अब नई रणनीति कैसी हमारी हो, सिलेबस अगर आप देखें तो सिलेबस कुछ ऐसा है आपके सामने, या नवीनतम सिलेबस रखा गया है।
इसमें जैसे एक सामान्य हिंदी का पेपर है जो मैंने आपको बताया कि 150 मार्क्स का ये पेपर होता है। 150 मार्क्स में यहाँ पर कितने मार्क्स आपको आ सकते हैं मैक्सिमम? लोगों को यहाँ पर 105 नंबर भी मिलते हैं, लोगों को 110 नंबर भी मिलते हैं। जनरली यहाँ पर 90 नंबर के आसपास लोग रहते हैं। यहाँ पर लोगों को 70 नंबर भी मिल जाते हैं, 65 नंबर भी मिल जाते हैं, डिपेंड करता है। पेपर बड़ा सामान्य है, 5 टॉपिक दिए हैं, 2 गद्य अवतरण इसमें पूछे जाते हैं, एक संक्षेपण का प्रश्न। एक जब आप सर्विस में आएंगे तो पत्राचार करना होगा, सरकारी पत्र, असरकारी पत्र, अधिसूचना, परिपत्र, कार्यालय आदेश, तो ये आपसे लिखवाया जाता है। काफी अच्छा पोर्शन है, मैथमेटिकल नंबर यहाँ पर मिलते हैं। तारलेखन अब प्रयोज्य नहीं है, प्रयोग में ये नहीं है, लेकिन इन्होंने सिलेबस में लिख रखा है, लेकिन पूछते भी नहीं है। शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, इससे भी प्रश्न आ जाते हैं, 20 नंबर यहाँ से प्रश्न आ जाता है। उपसर्ग एवं प्रत्यय, सामान्य सा टॉपिक है, शब्द दे दिए जाते हैं, उसके उपसर्ग और प्रत्यय छांटने होते हैं आपको, या वो जोड़ना होता है, जिस तरीके से पूछ लिया जाए। विलोम शब्द, 10 विलोम शब्द आपसे पूछ लिए जाते हैं। ऐसे वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आपसे पूछा जाता है, जिसको आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। बिल्कुल मैथमेटिकल नंबर यहाँ पर भी मिलता है, कुछ करना नहीं होता है आपको, बस वो वर्ड लिख देना है ना। भाई किसी ने पूछा और उसको आपने एक शब्द में बताया तो बड़ा सुंदर लगता है कि इतना लंबा बोलने की जगह पे आप छोटे पे बात कर पाए। जब भाषा की सुंदरता की बात की जाती है तो इसकी बात आती है, और आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो कम शब्दों में ज्यादा बात आप कह सकें, इसीलिए पूछा जाता है। ठीक इसी तरीके से मुहावरे एवं लोकोक्तियां, 30 नंबर का सवाल यहाँ से आ जाता है। 10 आपसे लिखवाए जाते हैं, 10 में अर्थ और वाक्य प्रयोग के लिए 3-3 नंबर निर्धारित होते हैं। अगर आपने अर्थ सही बताया और वाक्य प्रयोग भी सही कर दिया तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। आपने अर्थ सही बताया लेकिन वाक्य प्रयोग सटीक नहीं किया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, और आपने वाक्य प्रयोग अच्छा किया लेकिन अर्थ बताया नहीं तो पूरे मार्क्स कट जाएंगे, 0 मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अब यहाँ पर आपका टारगेट क्या हो, जैसे इस पूरे का जो सेशन हम लेने जा रहे हैं या जो हम बात कर रहे हैं, इसका पूरे सेशन का एक केवल अर्थ है कि आप अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। तो स्ट्रेटजी में सबसे पहले बात आती है कि आप टारगेट यहाँ पर क्या रखें। तो अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट में सबसे बड़ी बात यह आती है कि टारगेट वही रखना चाहिए जो हमारा अचीव हो सके। कई बार हम टारगेट बड़े रख देते हैं लेकिन उसको हम अचीव नहीं कर पाते, तो ऐसे टारगेट किसी काम के नहीं है। अगर ये 150 नंबर का पेपर है सामान्य हिंदी का, और यहाँ पर हमने टारगेट रख दिया कि हमको 140 नंबर मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। आपको टारगेट इतना बड़ा रखना ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात आ रही है कि कितने मार्क्स का टारगेट आपको रखना चाहिए, तो यहाँ पर टारगेट आपको मैक्सिमम 110 आप रख सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप भले 110 प्राप्त कर लीजिए, लेकिन सामान्य हिंदी का टारगेट जो अपने मार्क्स आपको जोड़ने हैं वो आप रखिए कि 100 प्लस आपको जाना है। इस तरीके से चलना चाहिए। बाकी टारगेट आप 110 रखिए, लेकिन जब आप टारगेट यहाँ ज्यादा रख लेंगे, फिर जीएस में आप कहीं आपका पोर्शन कोई कमजोर होगा तो आप कहेंगे वहां तो हम कवर कर ले रहे हैं, हमारा तो 900 पूरा हो जा रहा है, 800 क्रॉस हो जा रहा है। 100 प्लस का टारगेट वो हो कि आप कितना भी अच्छा खराब पेपर कर रहे हैं तो उससे कम ना मिले। अगर उससे कम मिल गया तो समस्या हो गई। तो यहां पर आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि 100 से ऊपर मार्क्स आपके आ जाए। 110 आ जाए बड़ी अच्छी बात है, 102, 3 आ जाए, 5 आ जाए, लोगों को मिले 115 तक है, लेकिन आप इसको मान के चलिए कि 100 से 110 के बीच में आपको लेके आना है, 100 प्लस जाना है। सिलेबस का जो दूसरा हिस्सा है, यहां पर हम चलें तो ये निबंध का हिस्सा है। निबंध में स्पष्ट तौर पर एक चीज यहाँ पे मेंशन की गई है कि निबंध हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू, इन तीनों भाषाओं में से किसी एक में आप लिख सकते हैं। लिखिए किसी भी भाषा में। 3 खंड होंगे, प्रत्येक निबंध के लिए 50 मार्क निर्धारित है। टोटल जो निबंध है वो 150 नंबर का। टोटल जो शब्द हैं 700 के आसपास। 10% ज्यादा हो जाते हैं, 10% कम हो जाते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उस कारण से आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। 5-10% इधर उधर होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। बहुत सारे लोग 1000 शब्दों में निबंध लिखते हैं, कोई मतलब नहीं है। आप 650 में 680 शब्दों में पूरी बात स्पष्ट कर दे रहे हैं तो आप आराम से नंबर पा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी।
यहाँ पे 3 खंडों में ये सिलेबस बांटा गया है और हर एक खंड से एक निबंध आपको लिखना ही होता है। ये इसकी सबसे विशेष बात है कि इसमें एक आपको निबंध लिखना ही होता है हर एक खंड से। यहाँ पर देखिए ये सिलेबस आपके सामने है, ये देखिए 3 खंड है, एक खंड का है, एक खंड खा है और एक खंड गा है। अब खंड का में देखिए टॉपिक दिया हुआ है साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। इन तीनों में से एक निबंध आपको सेलेक्ट करना है। पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग एवं व्यापार, ये खंड खा है, यहां से एक निबंध आपको चूज करना है। खंड गा से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ये करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। प्राकृतिक आपदाएं एवं भूस्खलन, बाढ़, सूखा और राष्ट्रीय विकास योजनाएं, यहाँ पे भी करंट अफेयर से ये रिलेटेड होता है। जो लोग न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल है, एडिटोरियल है, एडिटोरियल सही से पढ़ते रहते हैं, उनका ये पोर्शन बहुत अच्छा तैयार रहता है और साथ साथ में खंड खा भी तैयार रहता है। खंड का जो है वो स्टैटिक है, यहाँ पर आप करंट से नहीं भी अपडेट करेंगे तो एक बार काम चलेगा, जबकि सही तरीका हुआ कि करंट से आप रिलेट करके चीजों को लिखिए। लेकिन यहाँ पर आपका काम नहीं चलेगा, तो इसको आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहिए। बाकी आधार सामग्री आपकी, निबंध लिखा कैसे जाता है, निबंध लेखन का क्या तरीका होना चाहिए, कहाँ पर कौन सी चीजें कितनी लिखनी है, ये सारी चीजें तो अलग बात है, लेकिन करंट से अपडेट करना यहाँ पर जरूरी है। जैसे ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, साइंस टेक्नोलॉजी में कुछ नया हुआ है वो, आर्थिक क्षेत्र में यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो डेटाज हैं, जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे ट्रेड पे अगर आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी इकोनॉमिक जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये तो पूरा आप देख रहे हैं राष्ट्रीय विकास योजनाएं और परियोजनाएं, तो कोई नई योजना अगर लॉन्च हुई है वहां से पूछ लिया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी 150 मार्क्स है, टारगेट आपका यहाँ पर भी 100 से ऊपर होना चाहिए। 100 के आसपास अगर टारगेट यहाँ पर भी आप रखते हैं तो आपको मिल जाएगा, अचीव हो जाएगा। 100 से 105 के बीच का टारगेट यहाँ भी कम से कम आपको रख के चलना चाहिए। बाकी इसके ऊपर भी अगर आपको मिल जाता है तो क्या होगा, दे दीजिएगा किसी को, पड़ोसी को, फ्रेंड को दे दीजिएगा। ऐसा आप कर नहीं सकते। ऐसा हो तो न जाने कितने लोग कितने लोगों को मार्क्स दे चुके होते, है ना। जिसका ज़्यादा आता कहता लो थोड़ा 10 नंबर हमारा ले लो, अपने में ऐड करा के तुम पास हो लो। है बहुत सारे लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अपने पास रखिएगा और अच्छी रैंक आएगी, बढ़िया से आप अपना टॉप कर जाइएगा। ये रही 2 पेपर्स की बात। इसकी स्ट्रेटजी कैसी आपको बनानी है, क्या करना है। सामान्य हिंदी का सीधा एक सिद्धांत है कि जो भी पुराने अभी तक के प्रश्न पत्र आपके पास हैं, उन प्रश्न पत्रों का आप एक बार अवलोकन करिए। उन प्रश्न पत्रों को देख के आप समझिए क्या क्या पूछा जाता है और उनको कम से कम सॉल्व कर डालिए। गद्य अवतरण आपको सामान्य सी बात है वही नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पता होगा कि शीर्षक करने के लिए आपको पता होगा कि शीर्षक के साथ में आपको गद्यांश का जो अवतरण आपको दिया जा रहा है उसका सारांश लिखने के लिए दिया जाता है ना। इससे आपको आइडिया हो जाएगा और आप उसी से प्रैक्टिस भी कर लेंगे कि कैसे कैसे चीजें जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछी जाती है और आपको करना कैसे है। संक्षेपण कितने शब्दों में किया जाता है। सिद्धांत लोग पढ़ लेते हैं लेकिन व्यवहार में कभी संक्षेपण करते नहीं, ये कर लीजिए। सरकारी और सरकारी सारे पत्रों में 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि उनकी विशेषताएं, उनके बारे में उनकी परिभाषा ये बताइए। दूसरा पूछा जाता है कि उनका प्रारूप आप बताइए। तीसरा पूछा जाता है उदाहरण। तो हर लेटर पे ये 3 चीजें तैयार कर लीजिए। बात आगे आती है उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम। तो कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए। बाकी पुराने प्रश्नों को आप देख लीजिए, कुछ लिस्ट और इम्पोर्टेंट जैसे हम लोगों के द्वारा जो उपलब्ध कराई जाती है उसको पढ़ लीजिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी ऐसे है, और वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, और साथ साथ में लोकोक्ति और मुहावरे। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ प्रश्न लोग गलत करते हैं वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि में, ये शायद मुझसे छूट गया था अभी डिस्कस करने में। यहाँ पे लोग गलत करते हैं। कुछ थोड़े बहुत सिद्धांत अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये हो जाएंगे, हम लोग आगे इसको कर लेंगे। तो इस पर मेन आपका आधार है ओल्ड पेपर। जो ओल्ड ईयर पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आप प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। बहुत बाजारू सामग्री पे और यकीन मत करिए। निबंध में भी कुछ ऐसे ही आपको करना है कि निबंध आप लेटेस्ट जो
योजनाएं परियोजनाएं हैं उनको आपको जो करना है, लेटेस्ट आंकड़े वो तो करेंगे ही, लेकिन जो पहला पोर्शन है जिसमें साहित्य एवं संस्कृति की बात हो रही है, जिसमें समाज की बात हो रही है, तो साहित्य, संस्कृति, समाज और इन सब पे आप निबंध पुराने जो पूछे गए हैं उनको लिखना चालू कर दीजिए। ठीक है, बाकी हम लोगों का जो अपना कोर्स रहेगा, जो हम लोग यूट्यूब पे कराएंगे कोर्स, वो सारी चीजें तो आप लाभ उनका उठा ही सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्टार्ट करिए। अब बात आती है कि ये 6 पेपर, तो 4 पेपर की स्ट्रेटेजी सबके पास है। इन 6 पेपरों में ये 4 पेपर की स्ट्रेटेजी सबके पास है। इन 2 पेपर की स्ट्रेटेजी कहाँ से बनाई जाए? ये जो 4 पेपर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, भाई चौथा पेपर ये किसका पेपर है? ये इथिक्स का पेपर है, इथिक्स का पेपर। अब ये चौथा पेपर जो इथिक्स का है पहले से पूछा जा रहा है, और ये एक ऐसा पेपर है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बाकी इन 3 पेपर में परिवर्तन हुआ है सिलेबस में। क्या परिवर्तन हुआ है? यूपी का सिलेबस इसमें जुड़ा हुआ था। इन 3 पेपर से, पहले, दूसरे और तीसरे, इन 3 पेपर से यूपी का सिलेबस माइनस हो गया है। जो यूपी स्पेशल था ये माइनस हो गया है, लेकिन चौथे पेपर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसे था वो वैसे ही है। तो ये 4 पेपर तो आप जैसे तैयार कर रहे हैं वैसे करिए। यहाँ पर जो 2 पेपर है ये चैलेंज कर रहे हैं कि इनमें क्या पढ़ें, क्योंकि इसके क्वेश्चंस इस एज ए पेपर, ये पेपर ही नहीं थे, तो इस पेपर में क्या पूछा जाएगा, कौन से क्वेश्चंस आएंगे, ये आपको नहीं पता है। लेकिन आपको पता है। कैसे पता है? पता इसलिए है क्योंकि इन 3 पेपर में, पहले, दूसरे और तीसरे पेपर में यूपी स्पेशल का सिलेबस था पहले से। ठीक है, ये अलग से पेपर अब इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन हर एक पेपर में था। तो जो क्वेश्चन यहां पूछे गए हैं यूपी के, यूपी स्पेशल के, यहां पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन अब आप इसके ये आपके आधार बन जाएंगे। जो फर्स्ट पेपर में सिलेबस था उसको आप देखिए वो कहाँ शामिल हुआ है, यूपी स्पेशल फर्स्ट में, यानी कि 5th पेपर में हुआ है या 6th पेपर में हुआ है, कहाँ पे हुआ है? 2nd पेपर में कुछ सिलेबस था, 3rd पेपर में कुछ सिलेबस था, 3 पेपर में था ना। अभी हम लोग पेपर ओपन कर रहे हैं, देख रहे हैं सिलेबस को कि 5th पेपर और 6th पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। तो उन पेपर से आप क्वेश्चन उठाइए। लगभग 20% 30% आपसे प्रश्न पूछे जाते थे, तो उन 20 सवाल में से आपको 4-5 सवाल मिलते थे। तो अगर 5 सवाल 6 सवाल तक मिल जा रहे हैं तो उनको उठाइए और उनको लिखना चालू करिए। थोड़ा सा सिलेबस और बढ़ भी गया है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनसे तरीका तो पता चल ही जाएगा कि यूपी में कहां तक ये जाते हैं, कौन सी चीजें पूछ लेते हैं। जैसे कुछ बहुत सामान्य चीजें हैं। अगर सिलेबस को आप देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th पेपर का, तो सिलेबस तो जो है वो है ही है। हम चलते हैं 5th पेपर पे, ये इथिक्स हो गया, और इथिक्स के बाद में हम चलते हैं ये 5th पेपर। तो जीएस का जो 5th पेपर है इसको आप कह सकते हैं यूपी स्पेशल पेपर 1 है। यूपी स्पेशल पे पहला पेपर। उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर पेपर फर्स्ट में था, क्योंकि इतिहास के साथ पूछा जाता था। उत्तर प्रदेश में जो आधुनिक भारतीय इतिहास तक की बातें हैं वो पेपर फर्स्ट में आपसे पूछी जाती थी। कई बार आपको लगती थी कि ये इतिहास का है, कई बार आपको यूपी अगर उसमें लगा रहता था कि उत्तर प्रदेश शब्द लगा हुआ है तो आपको लगता था कि हाँ यूपी की है। नहीं तो वो यूपी से रिलेटेड अगर आपको हिस्ट्री दे दिया और वो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ, फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, तो आप ये मान लेते थे कि वो फ्रीडम स्ट्रगल का सवाल है। यहाँ पर अब वो आपको अलग से दिखेगा तो आपको लगेगा हाँ ये पेपर जो है वो यूपी का है। उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी महत्ता, रखरखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार पेपर फर्स्ट में था, ये भी आपका तैयार हो जाएगा वहां से, यानी कि पेपर क्वेश्चन मिल जाएगा, तैयार क्या हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले और उसके बाद का उत्तर प्रदेश में जो भी स्वतंत्रता संघर्ष हुआ तो उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा है ना। ये सब हिस्ट्री का पोर्शन है, पेपर फर्स्ट में आपको मिल जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी और व्यक्तित्व जो सुविख्यात रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी और जनजातीय मुद्दे, सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, संगीत, ये कल्चरल जो पोर्शन है, जो कल्चरल पोर्शन है वो है। यूपी का आप कल्चर कह सकते हैं, ये भी फर्स्ट में ही था। उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, अब ये पेपर सेकंड थर्ड में आप पहुंच जाएंगे।
जब आप पेपर सेकंड वहां पे देखते थे तो पेपर सेकंड में आपको पॉलिटी मिलती है, तो यूपी की पॉलिटी वहां थी, अब ये यूपी की पॉलिटी यहां पे कर दी गई। भाई पॉलिटी तो आपसे अभी भी सेकंड पेपर में भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था जो है वो वहीं पर पूछी जाएगी, भारतीय संविधान के बारे में वहीं पर पूछा जाएगा, लेकिन यूपी वाला यहाँ पे फिफ्थ पेपर यानी कि यूपी स्पेशल के फर्स्ट पेपर में शामिल कर दिया गया है। केंद्र राज्य संबंध है, अब केंद्र राज्य संबंध वहां पे आएगा। दूसरा यहाँ पर उत्तर प्रदेश विशेष में राज्य चयन मानदंड, राजभाषा, संचित निधि, ये सब चीजें आ जाएंगी। लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय उसका अधिकार क्षेत्र, ये सब इसमें आ जाएगा। उच्चतम न्यायालय आप वहां पढ़ रहे थे, उच्च न्यायालय भी वहीं पढ़ रहे थे, लेकिन अब यहां पर आ जाएगा। सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, सारा कुछ आप पढ़ते हैं किसमें? इथिक्स में पढ़ते हैं, आप सेकंड पेपर में पढ़ते थे। अब यूपी के बारे में यहां से पढ़ लेंगे। बात समझ में आ गई? उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार और इसका प्रभाव, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से जुड़े जो मुद्दे हैं, यानी कि जो इंटरनल सिक्योरिटी की बात आप करते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी यहीं पे पूछी जा रही है, वहां पे सेकंड पेपर में पूछी जा रही थी ना, तो सेकंड और थर्ड पेपर में जो चीजें थी वो यहां पर आ जाएंगी। पूछी जाएंगी कि नहीं पूछी जाएंगी? वो यहां पर आ जाएंगी। अब जैसे थर्ड पेपर की आप बात करते हैं तो थर्ड पेपर में इकोनॉमी आपसे पूछा जाता है। अब थर्ड पेपर की इकोनॉमी जो यूपी से रिलेटेड होगी वो यहां पर आ जाएगी। आंतरिक सुरक्षा भी थर्ड पेपर का, सॉरी आंतरिक सुरक्षा जो था वो थर्ड पेपर का था, ये पेपर थर्ड में आपसे पूछा जाता था, लेकिन यहां पर पेपर फर्स्ट में रख दिया गया है। ठीक, यानी कि पेपर फर्स्ट यानी कि जीएस का जो पेपर 5 है ये यूपी का पेपर फर्स्ट है, यूपी स्पेशल का ये फर्स्ट पेपर है, तो वहां से ये यहां लाया गया है। तो पुराने पेपरों में आपके क्वेश्चंस दिख जाएंगे, जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे। बाकी क्या परिवर्तन होगा ये मैं अभी बता रहा हूं आपको। ऐसे बाह्य राज्य अंतरराज्यीय संक्रियाओं से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने वाले संचार नेटवर्क, मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका, साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम, काले धन को वैध बनाना, इसकी रोकथाम। यूपी में क्या हो रहा है? कुछ अलग नहीं होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है कुछ वैसा ही होगा। थर्ड पेपर में आप पढ़ते हैं आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, आतंकवाद पढ़ते हैं, भ्रष्टाचार पढ़ते हैं, संगठित अपराध पढ़ते हैं। आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो चुनौतियों की बात करते हैं तो वहां भी साइबर हमला पढ़ते हैं, वहां पे भी मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ते हैं, मानव तस्करी पढ़ते हैं, ब्लैक मनी पढ़ते हैं। यूपी के संदर्भ में यहां पर दे दिया गया, दोनों चीजें एक ही रहेंगी। भाई यहां संदर्भ यूपी का हो जाएगा, यूपी की स्थितियों से, यूपी की परिस्थितियों से ताल्लुकात करके, उनसे रिलेट करके वो घटनाएं आपसे पूछी जाएंगी। बाकी वहां पर जो पूछी जाएंगी तो वो पूरे देश की बात होगी। जैसे वो देश की घटना विश्व स्तर से जुड़ी होती है, ऐसे यूपी की घटना भी देश स्तर से और विश्व स्तर से जुड़ी होगी। सुरक्षा बलों की क्या भूमिका है वहां पूछा जाता है। यहाँ पे कानून व्यवस्था, नागरिक अधिकार ऐसे पूछ लेंगे। पुलिसिंग पूछी जा सकती है, जो पुलिस प्रणाली है उत्तर प्रदेश की वो पूछी जा सकती है। हमारे यहाँ पर लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, जहां जहां पर अब कमिश्नरेट सिस्टम हो गया है उस पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आलोचनात्मक परीक्षण कराया जा सकता है। भारत के संबंध में पूछा जाता है आर्थिक विकास, भारत के संबंध में पूछा जाता है एमएसएमई, भारत के संबंध में पूछा जाता है औद्योगिक विकास। यूपी के संदर्भ में पूछा जाएगा कि इन्वेस्टर समिट हुई हाल में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित, इन्वेस्टर समिट के भविष्य में क्या परिणाम, क्या सकारात्मक परिणाम प्रतिलक्षित हो सकते हैं, आप क्या लिखेंगे? आप इसके लिए तैयार रहिए कि उत्तर प्रदेश के विकास में एमएसएमई का क्या योगदान है, उद्योग सेक्टर की बात करिए। आप इसके लिए तैयार रखिए कि उत्तर प्रदेश में जो इधर अगर आपसे पूछा जाए तो बहुत सारी चीजें नॉर्मल ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे, बहुत सारी चीजें लॉ एंड ऑर्डर से अलग हुई हैं, है ना। गाड़ी पलटना की पलटने की जो घटना है, लॉकअप में किसी को शूट किए जाने की घटना है, ये सारी चीजें आपसे कहीं ना कहीं इशारों में पूछ ली जाएंगी। आपसे पूछ लिया जाएगा क्या अदालत से आगे जाके सरकार का काम करना, तो दोनों में न्यायपालिका और कार्यपालिका,
भाई एक का काम है कानून बनाना, एक का काम है कानून की रक्षा करना, लेकिन दोनों में क्या हो रहा है? दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं ना। तो इन मुद्दों को लेके आप यूपी तैयार करिए, है ना। आप यूपी स्पेशल को बहुत हल्के में मत लीजिए। अब ये तो 200-200 नंबर के 2 पेपर हो गए हैं ना। 200 नंबर का ये जीएस 5th आपका है, और जीएस का जो 6th पेपर है ये भी 200 नंबर का है। तो ये 400 नंबर का जो ये पेपर है, 400 नंबर के पेपर में ऐसा थोड़ी ना है कि यूपी वाला लिखेंगे तो इसमें नंबर नहीं आएगा, इसमें ज्यादा नंबर आ सकता है। कम पढ़ना है, लिखने का बस तरीका होना चाहिए। भाई यूपी में कितनी घटनाएं होंगी, करंट भी आसान है। यूपी में कितना उसका इतिहास भूगोल होगा, भारत से तो आसान है ना। जैसे विश्व की तुलना में भारत का पढ़ना आसान है। बात समझ में आ रहा है? बस खाली आप इतना ध्यान रखिए कि आपको डीप नॉलेज होना चाहिए, राइटिंग स्किल आनी चाहिए। अगर राइटिंग स्किल आपको आती है तो इतने ही ज्ञान से आपका काम चल जाएगा जो ज्ञान आपको है। और राइटिंग स्किल नहीं आती है तो आपको किताब खोल के रख दिया जाए, आप लिख नहीं पाएंगे, है ना। तो आपको याद करने से ज्यादा लिखने पे जोर देना है। लिखने का तरीका क्या होना चाहिए इस पे ज्यादा जोर देना है। तो आंसर राइटिंग यहीं पर काम आती है। आंसर राइटिंग जो है वो यहीं पर काम आती है। आंसर राइटिंग हमारा रेगुलर प्रयास रहता है कि आप लोगों के लिए कुछ करते रहें। आंसर राइटिंग चलती भी रहती है। आंसर राइटिंग का एक हमारा फ्री प्लेटफॉर्म चल रहा है टेलीग्राम पे। आप हम लोग उसमें आंसर, अब इधर प्री के पहले उसको बंद किया गया था जिससे कि लोग प्री की पढ़ाई अच्छे से कर लें, तो उसको आप ज्वाइन करके आंसर राइटिंग करिए। प्रतिदिन 2 सवाल डाले जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी क्योंकि अब 6 पेपर हो गए हैं, 3 कर देंगे हम लोग। और उसको लिखिए, 10-15 मिनट एक सवाल पे दीजिए, घंटे 1.5 घंटे निकालिए, 3 सवाल लिख के आप भेजिए। तो उसमें देखिए और लोग भी जो लिखते हैं उसको पढ़िए। भाई लिखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। बस आप खाली विचार कर रहे हैं बैठ के, विचारों में आप बहुत सारे हवाई किले बना रहे हैं, लेकिन आपसे पूछ लिया गया कि इन किलों का जरा सा रूपरेखा, इनका रूपरेखा प्रकट करिए, इनकी जरा लिख के दिखाइए, इनको बताइए कैसी कैसे किले होंगे ये, तो आपको आता ही नहीं। आप ऐसे सोच रहे थे। तो केवल पढ़ना वैसे ही होता है कि आप हवाई किले बना रहे हैं, आप कुछ लिख के नहीं दिखा पा रहे हैं। तो मात्र विचारों में चीजें रहने से ऐसा नहीं होगा, आपको उसको पेपर पे लेके आना पड़ेगा। क्योंकि आपके विचार चेक करने का एक ही जरिया है, जो परीक्षक गण होंगे उनके पास, जो आपने लिख के भेजा है परीक्षा में जो लिख के भेजा है। आप बहुत बड़े विचारवान हैं लेकिन आपने पेपर में नहीं लिखा है तो कैसे पता चलेगा, है ना। तो आप केवल सोचिए नहीं, दिमाग को सोचने के लिए ठीक है आप प्रयुक्त करते हैं, थोड़ा सा लिखने के लिए हाथों का उपयोग करिए, दिमाग लगाइए, आंसर राइटिंग रोज करिए, तब ये हो पाएगा। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि आपके पास कोई आधार नहीं है कि पेपर 5th और 6th कैसे हम तैयार करें। आपके पास पहले से क्वेश्चन हैं, उनकी प्रैक्टिस आप शुरू कर दीजिए। बाकी हम लोग हैं, हम लोग क्वेश्चंस आपको देंगे, पूरी लिस्ट प्रोवाइड कराएंगे, उस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाएंगे, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जैसे यहां दिया है, नागरिक अधिकार सुरक्षा, स्वास्थ्य चिकित्सा, बजट आया, बजट में क्या कितना आवंटन हुआ है वो डेटाज आपने तैयार कर लिया, आंकड़े तैयार कर लिए, और जब आप लिखने लगे तो वहां पे डाल दिया कि स्वास्थ्य के लिए इतने प्रतिशत, स्वास्थ्य के लिए इतने करोड़ रुपए, इतने हजार करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है उत्तर प्रदेश में, इतने सैकड़े जो भी हुआ, मतलब वो सैकड़ों में हुआ है, हजार में हुआ है, जो भी हुआ है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली आपने निपुण पढ़ रखा है, बता दिया कि यहाँ निपुण बनाने का लक्ष्य दिया गया है ना। और खास करके जो लोग टीचर हैं उनको सब पता ही है, सर्वे भी उन्हीं वही लोग कर रहे हैं। नेगेटिव बात मत लिखिएगा, दिक्कत हो जाएगी, है ना। सकारात्मक चीज है, हर नकारात्मक चीज में भी कुछ ना कुछ सकारात्मकता होती है, तो उसको आप कोशिश करिए कि कॉपी में आपके दिखे, आपके आंसर में दिखे। भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका, बहुत बढ़िया आलोचनात्मक बढ़िया निबंधात्मक प्रश्न पूछा जा सकता है। अब विकास में भूमिका पूछी गई तो 3 चीजों में, सामाजिक यानी कि समाज में, राजनीति में, आर्थिक इसमें, रक्षा में,
में कितने मुद्दे होंगे। उत्तर प्रदेश की भूमिका अगर आप देखेंगे भारत के विकास में, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास ही तो देखेंगे। रक्षा भी उसमें जोड़ दीजिए, क्या योगदान है, रक्षा की दृष्टि से कैसे अहम है। यहाँ पे जो आंकड़े आपने बजट में पढ़े हैं आर्थिक वाले, उठा के लिखिए उसको। जो आपने राजनीतिक, भाई प्रधानमंत्री की बात करें, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री यूपी ने दिया है, ठीक है, कहीं पे राजनीतिक मुद्दा आ जाए आप उसमें लिखिए। लेकिन आर्थिक बातें जब आप करिए तो आंकड़ों के साथ अगर आप कर ले जाएंगे तो बड़ी बढ़िया बात होगी। यूपी बहुत बड़ा है, यूपी के पास बड़ी संभावनाएं हैं, लेकिन ऐसे ही बोल देने से नहीं। यूपी बड़ा है, संभावनाएं है, तो आप लिखिए कितना बड़ा है। 5वां देश है विश्व का, इतनी जनसंख्या है। पाकिस्तान वाले हमसे पीछे हैं, वो पूरा देश है, हम केवल प्रदेश हैं। लेकिन आंकड़ों में बात करिए, आंकड़ों का और कोई योगदान नहीं होता। आंकड़ा बस आपने जो ढांचा खड़ा किया, इस ढांचे को रोकने का काम करता है। ये आंसर राइटिंग का आपका ढांचा है, तो आंकड़ा जब आप लगा देते हैं तो ये ढांचा रुका रहता है। इसमें टिश्यूज का काम करता है, लिगामेंट्स का काम करता है, मांसपेशियां आपके आंकड़ों से बनती हैं। बाकी ढांचा आपने खड़ा कर दिया है आंसर लिख के, सपोर्ट मिल जाता है। एग्जामिनर आपकी बात को काट नहीं सकता, वो समझ जाता है कि केवल बस ऐसे ही सतही बातें नहीं की हैं, केवल बस विचार व्यक्त नहीं किया है, पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा आंकड़े इसको आते हैं। बाकी उसको भी पता है आप कहीं से इंटरनेट का उपयोग करके नहीं लिख रहे हैं। इसीलिए कभी किताब जैसा आंसर लिखने की कोशिश मत करिए। किताबें लिखी जाती हैं तो स्रोत होते हैं, हर चैप्टर के पीछे स्रोत लिखे रहते हैं। एक चैप्टर लिखने में 20 किताबों से 20 चैप्टर पढ़े जाते हैं। आप आंसर लिखने में ऐसा तो करते नहीं है। तो जब आप लिखने बैठते हैं तो कई बार आप इसीलिए नहीं शुरू कर पाते कि तो यार ये तो इतना बढ़िया इसमें आंसर दिया है और हम तो जब लिख रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है, हमारी तो पेन ही नहीं चल रही है। तो कभी भी अपनी तुलना बुकिस्ट आंसर जो होता है, बुक वाले आंसर से आप मत करिए। बाकी सब ठीक है, आप पढ़ लीजिए, सब कुछ उसमें से फॉलो कर लीजिए, लेकिन हूबहू वैसा आंसर आप लिखने की कोशिश मत करिए, क्योंकि उसको तैयारी के लिए बनाया गया है और कई सोर्स का, कई स्रोतों का इस्तेमाल करके वो किताब, वो आंसर लिखा गया है। तो आप उसके पीछे मत जाइए, उसमें बहुत आंकड़े होते हैं। कई बार आप मार्केट की किताबों में निबंध देखेंगे, इतने आंकड़े दिए रहते हैं उसमें, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप आंकड़े इतने दें, बस आप इतने आंकड़े लिखिए कि आपका जो आप लिख रहे हैं उसमें सपोर्ट वो कर जाए। आपका आंसर ये न लगे कि केवल ऐसे बातें कही गई हैं, जो आपने कहा है वो थोड़ा बहुत सिद्ध भी कर दिया है। बस इतना आप काम करिए। उत्तर प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, यूपी का करंट कितना होता है, महीने में 20-25 घटनाएं होती हैं। 5-6 महीने की घटनाएं आप जोड़ेंगे, 100 घटनाएं होंगी कहीं, उसी से पूछ लिया जाएगा प्रश्न। जल शक्ति मिशन, अन्य केंद्रीय योजनाएं, उनका क्रियान्वयन। अब जो केंद्रीय योजनाएं वो भी तो यूपी में चल रही हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, पर्यावरण संबंधी हो, भूमि विकास से संबंधी हो, कृषकों से संबंधित हो, स्वास्थ्यगत योजनाएं हो, कोई भी चल तो रही है ना, तो सारी योजनाएं इंपॉर्टेंट है। यूपी में एनजीओ, उनका योगदान, प्रभाव। यूपी में पर्यटन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। यहाँ पे अभी यूको पर्यटन का विकास हो रहा है, इको टूरिज्म का विकास हो रहा है। तो इको टूरिज्म मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथ में ही ले रखा है इसको। तो इको टूरिज्म के डेवलपमेंट से यूपी को क्या मिलने वाला है, इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेंगे कि खाली सकारात्मक पड़ेंगे। तो कोई भी प्रश्न जब आप तैयार करने चलिए तो उसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलुओं पर आप चर्चा करिए। कोई भी प्रश्न अब बड़ा लिखने को नहीं आता है, सारे प्रश्न छोटे लिखने होते हैं। तो 200 शब्दों में, 250 शब्दों में आप क्या लिख देंगे। आप एक छोटा सा इंट्रो करिए। कभी भी आप प्रश्न लिखने जब चलिए तो आप ध्यान रखिए कि आप बहुत बड़ा कुछ नहीं लिखने जा रहे हैं। दिक्कत यही होती है, कोई भी क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का फॉर्मेशन, आंसर राइटिंग का फॉर्मेशन, जो फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा। फॉर्मेट क्या होना चाहिए, फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो। हालांकि इसको इंट्रो कहना ठीक नहीं है, इंट्रो लॉन्ग क्वेश्चन में होता है। जैसे पहले ऐसा समझिए, पहले बारातें आती थी 3 दिन रुकती थी, तो एक दूसरे से खूब तगड़ी दोस्ती हो जाती थी, एक दूसरे से लोग घुल मिल जाते थे, उसमें ताश भी खेलते थे, थोड़ा बहुत आसपास के जगहों पे घूम भी आते थे। 3 दिन रहना है। आजकल की बारात 2 घंटे की होती है, जयमाल पड़ा सब लोग भाग जाते हैं। आजकल का आंसर भी वैसा ही है ना। तो इसमें बस हाय हेलो ही हो पाता है, व्हाट्सएप नंबर ले पाते हैं, बस उतना ही कुछ आपको करना है।
इंट्रो का मतलब झलक दिखला देना है कि हम लिखने क्या जा रहे हैं, यहाँ पे बड़ा इंट्रो नहीं लिख सकते। अब बताइए 250 वर्ड्स का ही आपको लिखना है फॉर एग्जाम्पल, अब 250 वर्ड्स में आप क्या लिख देंगे, 250 वर्ड में आप क्या लिख देंगे, कितना इंट्रो करेंगे, कितना क्या करेंगे, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा 15% शब्द आप यहाँ पे खर्च कर सकते हैं, 10 to 15%, 10 to 15% वर्ड्स यहाँ पे खर्च करिए। 25-30 शब्दों में आप यहाँ पे लिख के आगे बढ़ जाइए। 25 शब्दों में आपने इंट्रो लिखा और फिर उसके बाद में आया बॉडी पैराग्राफ। तो बॉडी पैराग्राफ में आपने क्या किया, यहां पर सारी चीजें रखी, है ना। जो भी बात है यहां पर सबसे पहले जो कंटेक्स्ट है उसको आपने समझाया, है ना। और वो समझाने के क्रम में आपने ये नहीं किया कि पूरा लिखते चले जा रहे हैं, उसे समझाने के क्रम में बस इतना किया, उसके पक्ष विपक्ष की जो बात आई उसको आपने लिख दिया, या दूसरे रूप में सकारात्मक नकारात्मक पहलू की जो बात आई उसको आपने लिख दिया, है ना। उसके बाद में आपने क्या किया, कंक्लूड कर लिया। कंक्लूड करने के बाद में जो भी जिसको आप कहते हैं आलोचना करना, आलोचना करना, आलोचना आपने कर ली, है ना। आलोचनात्मक परीक्षण की बात आती है, वो आपने देखा। और उसके बाद में यहीं पर स्टार्ट हो जाता है आपका लास्ट में जो आप लिखते हैं कि कुछ आपने सुझाव दे दिया, है ना। कंक्लूड लास्ट ये जो है तो यहीं से शुरू करेंगे, लेकिन लास्ट में इंट्रो बॉडी पैराग्राफ और जब कंक्लूजन लिखेंगे तो कंक्लूजन में भी 10% शब्द में ही कुछ सकारात्मक बातें आप लिख देंगे, कुछ सकारात्मक बातें आप लिख देंगे। आगे मैं आपको उदाहरण भी दूंगा, उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस तरीके से आप जब स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये एंड हमेशा याद रखिए कि जो ये एंड है, ये एंड कैसा होना चाहिए, ये एंड होना चाहिए पॉजिटिव, सकारात्मक होना चाहिए। जैसे इको टूरिज्म की बात हो रही है तो आप लास्ट में ये ना कहिए कि इको टूरिज्म से बहुत सारी चीजें जो अभी मानव हस्तक्षेप से बची हुई हैं वहां पर पहुंच के लोग नष्ट करने लगेंगे। निश्चित होगा इको टूरिज्म में डेवलपमेंट होगा। जंगलों में अगर मान लीजिए कि आपने कोई प्लेस बनाया और वहां पर लोग गए, अब वहां पर होटल्स खोले गए, वहां पे लोगों का हस्तक्षेप हुआ, जंगली जानवर जो है वो परेशान होंगे, पेड़ पौधे वहां पर नष्ट होंगे। भले ही आप कितना डेवलप करें, बाद में करेंगे, लेकिन इस चीज को यहां आप मत लिखिए, यहां पर आप लिखिए। यही नकारात्मक सकारात्मक जब आप पक्ष विपक्ष की बात कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन में जैसी जरूरत है, यहां पर अंत हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। एक पॉजिटिव आपको उसमें दिखना चाहिए, पॉजिटिवनेस होनी चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको ये मान के चलिए कि जितने मार्क्स मिलने हैं उसमें 10-15% मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है। यूपी का ऐसा ही एक पेपर और है आपका, जैसे ये हमने पढ़ा उत्तर प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, इसके मुद्दे, समाज में रोजगार, सामाजिक आर्थिक विकास पर प्रभाव, निबंधात्मक प्रकार का प्रश्न बनेगा, सामान्य सा प्रश्न बनेगा। ऐसे ही पेपर ये छठा है। अब इसमें देखिए जो थर्ड पेपर की कुछ बातें, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पेपर की कुछ बातें फिफ्थ पेपर यानी कि यूपी स्पेशल फर्स्ट पेपर, और उन तीनों में से थोड़ी थोड़ी बातें लेके सेकंड पेपर में शामिल की गई है। जैसे इकोनॉमी वाला पूरा पोर्शन, ये देखिए इकोनॉमी का पूरा पोर्शन है ना, आर्थिक परिदृश्य, व्यापार वाणिज्य उद्योग, लोक कल्याणकारी योजनाएं, उत्तर प्रदेश में निवेश मुद्दे एवं प्रभाव, उत्तर प्रदेश की लोक वित्त राजकोषीय नीति, आर्थिक सुधार, है ना, ओडीओपी, ये सब दिया हुआ है। फिर आप देखिए इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, फिर जनसंख्या से संबंधित जो जनांगीकी जनसंख्या जनगणना, कृषि का व्यवसायीकरण, फसलों का उत्पादन यानी एग्रीकल्चरल जो यूपी है ना, नवीन वानिकी नीति, कृषि सामाजिक वानिकी, कृषि विविधता, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, ये सब इसमें देखिए रख दिया गया है। भूगोल भी लाके यहाँ पे रखा गया है। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्थिति, उच्च आवास संरचना यहाँ पे पूछा जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश में परिवहन तंत्र, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, ये सारी चीजें यहाँ, शक्ति संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण प्रदूषण, है ना, ये सारे मुद्दे जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं वो यहाँ पूछे गए। अब ये चीजें आप जाहिर सी बात है जिन जिन पेपर्स की हैं वहां पे भी पढ़ेंगे, बस यूपी के कंटेक्स्ट में पढ़ लेना है, तो ये आसान भी है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में परिवहन तंत्र आप जब पढ़ रहे हैं
तो जब आपने भारत का पढ़ा होगा तब भी पढ़ा होगा। उत्तर प्रदेश में आप औद्योगिक विकास पढ़ रहे हैं, तो औद्योगिक विकास क्या होता है ये अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। शक्ति संसाधन क्या होते हैं ये अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की परिभाषा वही रहेगी। यूपी में क्या हो रहा है बस इतना जोड़ देना है। प्रदूषण की बात करेंगे तो पूरे भारत की समस्या है, लेकिन उत्तर प्रदेश में किन शहरों का जो इंडेक्स है वो सबसे खराब है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। किन शहरों में नदियों के प्रदूषण का लेवल बहुत खराब है, कहां पर अच्छा काम हुआ है, कहां पर गंगा सफाई अभियान सबसे अच्छा रहा है, इन्वेस्टर समिट हुई तो कहां पर फंड सबसे ज्यादा आया, झांसी में सबसे ज्यादा आया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबसे पहले कहां पर हुई तो बाराबंकी में हुई। प्रीलिम्स के जो भी फैक्ट आपको याद हैं, तो उन प्रीलिम्स के फैक्ट को क्या करेंगे, उन प्रीलिम्स के फैक्ट को आप मेंस के में राइट आंसर राइटिंग में आप इस्तेमाल करेंगे। प्रीलिम्स के जो आंकड़े होते हैं अगर उनको आप मेंस में लिख देते हैं वैसे ही जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है, तो आपको आंसर राइटिंग आनी चाहिए, आपको मार्क्स मिल जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपसे अगर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अधिवास, पारिस्थितिक तंत्र, संरचना, कार्य, समायोजन, जीव जंतु, वनस्पतियां, तो इनके बारे में जो भारत में चीजें हैं वही है। भाई यूपी में कौन कौन से, भाई आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर देखिए अगर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, तो यहां पर यूपी के बारे में थोड़ा सा और अच्छी जानकारी लीजिए। किस नदी के किनारे कौन सा है, कौन से जानवर के लिए जाना जाता है, कौन किस प्रकार की वनस्पति वहां पे पाई जाती है, किस तरीके की वहां पर विशेषताएं यूपी में जो है, यूपी की जलवायु के हिसाब से जो अन्य प्रदेश में नहीं पाई जाएंगी, नॉर्थ ईस्ट से तो वो अलग होंगी, है ना। घड़ियाल यहाँ पाया जाएगा कतरनिया घाट में, लेकिन सब जगह तो नहीं पाया जाएगा। तो इस तरीके से यूपी के कंटेक्स्ट में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ऐसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, जो नेशनल लेवल पर है। वैसे ही यूपी की जो नीतियां होंगी, सरकार ने कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए नीति बनाई तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब उत्तर प्रदेश में मत्स्य, अंगूर, अब कोई अंगूर की व्यापक पैमाने पे खेती यहाँ नहीं होती है। रेशम वैसे ही है, फूल, बागवानी, पौध उत्पादन। लेकिन यहां पर क्या इंपॉर्टेंट होगा, जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, जो गवर्नमेंट प्लान करती है, वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो जो है ये सब कुछ आप पढ़ते रहते हैं, लेकिन बस यूपी के कंटेक्स्ट में इसको पढ़ लेना है। यहां पर बस सब में यूपी लगा देना है। पीपीपी कोई नया मॉडल थोड़ी ना है, सार्वजनिक और निजी भागीदारी कोई नया मॉडल नहीं है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत पुराना। लेकिन यूपी में इसके लिए क्या हो रहा है, तो बहुत सारे इनिशिएटिव हैं ऐसे। अभी स्मारकों के संरक्षण की बात की जा रही है। अभी जो रेलवे स्टेशन की बात हो रही है कि इन सबको प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाएगा। यूपी में कौन सा दिया गया, गोंडा के जो 5 स्टेशन चुने गए, या भारत स्तर पे कोई चीज हो रही है ऑल इंडिया, पैन इंडिया, तो उसमें यूपी के कौन कौन से स्टेशन शामिल हैं या कुछ भी हो रहा है, चाहे वो इन्वायरमेंटल कुछ हो रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय उद्यानों में कुछ हो रहा है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में कुछ हो रहा है, तो यूपी में क्या स्पेशल हो रहा है, बस इसको आपको इसमें करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये चीजें अगर आप कर लेंगे तो आपका यूपी वाला पेपर ये तैयार होने लगेगा। अब बात आती है कि हमको क्या टारगेट रखना चाहिए जीएस के पेपर में। जैसे हमने आपको यहाँ बताया कि हिंदी के पेपर में 100 से 110, निबंध के पेपर में 100 से 105, 110 भी आप रख सकते हैं। लेकिन इन दोनों पेपर को मिला के अगर आपके मार्क्स, इन दोनों पेपर को मिलाते हैं और अगर यहाँ पे मार्क्स आपके 210 प्लस हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ा एज मिल जाएगा, आपको बहुत ही बड़ा ये रोल अदा करेगा। जीएस के पेपर में अभी जो यूपी का पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है, यूपी के पेपर में आप काफी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। सिलेबस छोटा रहेगा, कितनी भी टॉपिक हो यूपी के बारे में पढ़ना है, आसान होंगे अपेक्षाकृत। यहाँ पे मार्क्स बढ़ेंगे, अभी तो पता नहीं है, लेकिन मेरा जो अंदाजा है इसमें मार्क्स बढ़ेंगे, 125 तक मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो इन 6 पेपर में आप एवरेज में जो टारगेट अपना रखिए, वो टारगेट आप रखिए 120 का, और 6 पेपर है तो इसको आप 12 6 72, 720 नंबर का यहाँ पे टारगेट रखिए। जाहिर सी बात है सारे पेपर में आपको 120 नंबर नहीं मिलेंगे,
कहीं पे 90 से भी संतोष करना पड़ेगा, कहीं पे 115 मिलेंगे, कहीं पे 125 भी मिल सकते हैं, कहीं पे 100 मिलेंगे, 105 मिलेंगे, लेकिन ये टारगेट है, इतना रखिए। तो इसको जोड़ के ये आपके 930 मार्क्स के आसपास आप पहुंच गए। टोटल जो आपको टारगेट रखना है 900 टच करना है, 900 से ऊपर जाना है। 2022 का जो कट ऑफ आया है, उस कट ऑफ में आप देख सकते हैं कि एसडीएम की पोस्ट के लिए कितने मार्क्स आपको लाने हैं। एक वीडियो मैंने सेपरेट डाला है कट ऑफ का, उसको जरूर देखिएगा। उससे आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं कि कितना आपको 23 में, 24 में, आगे जब भी आपको एग्जाम देना है रखना है। तो इसमें फिर इंटरव्यू के मार्क्स भी जुड़ेंगे। तो 940 तक लोगों को मार्क्स मिले हैं, ठीक है, तो हाईएस्ट इतना गया है, तो इंटरव्यू के मार्क्स भी 900 टारगेट आपका होना चाहिए। यहाँ पर आप ये 6 पेपर मिला के ये मान के चलिए 700 के आसपास, 680 690 नंबर लाएंगे, 200 के आसपास यहाँ लाएंगे। तो इस तरीके से 900 के आसपास अपना टारगेट आप रखेंगे। तो ये कंप्लीट सिलेबस और ये स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आंसर राइटिंग आप करिए। और एक जो दूसरा ग्रुप है उसका भी लिंक मैंने डाल दिया है, वहाँ पे न्यूज़ मिलती रहती है, करंट अफेयर पे भी हम लोग मेंस के लिए भी वर्क कर रहे हैं, वो सब मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं आपसे, और ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच।